नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। कुलों और प्रमुखों के हाथ में रहती थी जो शक्तियाँ हैं वो। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। थर्ड है, शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो सभी कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार के संदर्भ में विचार करना है। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना था। मगध का राजा बिंबिसार कब बना था? 442 ईसा पूर्व मगध का राजा बना था। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। दूसरा है, मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। क्वेश्चन 3, और मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज्य था। मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज्य था। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीत लिया था। तो सभी कथन सत्य है। ये उपरोक्त सभी कथन सही है। बिंबिसार ने विभिन्न उपायों से मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया था। बिंबिसार ने मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उस समय जमीन को साफ करने तथा जोतने के लिए साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजारों के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। और कृषि में भी लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्तियाँ और संपत्ति में वृद्धि हो गई। इस समय गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था और नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान का माल ढोती थी। फिर शीघ्र ही नदी पर मगध का शिकार हो गया और अंग राज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत की ओर जाते थे। और दक्षिण भारत से यह जहाज मसाले और मणिमणिक्य लेकर लौटते थे। दक्षिण भारत में ये जहाज मसाले और मणिमणिक्य लेकर लौटते थे और जिनसे मगध धनवान बन गया था। पटना के पास राजगृह में मगध की राजधानी थी। पटना के पास राजगृह में मगध की राजधानी थी और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा नगर था? राजगृह। और पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। और पुरातत्वविदों ने जो नगर खोदे थे उनके कुछ अवशेषों को अभी भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? फर्स्ट है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। व्याख्या इसकी, अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था और यह मगध को और शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा कौशलराज पर हमला किया था। इसी कारण उसने अपने मामा
कौशल राज पर हमला किया था। और वज्जियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। वज्जियों का गणराज्य कहाँ था? उत्तर बिहार में। उसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया। यह युद्ध कई सालों तक चला। अंत में इसकी विजय हुई। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। उत्तर भारत में जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। फिर इसकी हत्या किसने की? इसके पुत्र ने ही, उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धार्मिक रक्षक था। सेकंड है, राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया था, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई थी। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। उपरोक्त तीनों कथन सही है। राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवताओं के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैव्य शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। तो ब्राह्मण एक प्रकार से राजा की मदद में थे। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया था और राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी जाती थी। राजा समाज की रक्षा करता था, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता होती थी और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिकारियों की मदद की आवश्यकता होती थी। पुरोहित, अमात्य या मंत्री और कई अन्य अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने खर्च नहीं करता था बल्कि सेना पर वेतन देने और सड़कों, कुओं तथा नहरों के निर्माण, ब्राह्मणों की सहायता करने जैसे अन्य कामों में खर्च करता था। क्वेश्चन नंबर 5। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, करों का बड़ा महत्व था क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। कर वसूल करने के लिए राजा अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। किसानों को अपनी उपज का छठा हिस्सा राजा के लिए देना पड़ता था। इसकी व्याख्या देखिए। उपरोक्त तीनों कथन 1, 2, 3 और 3 सत्य है। धातु कर्मकार राज्य के लिए मुक्त औजार बनाते थे। धातु कर्मकार राजा के लिए एक मुक्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे। बढ़ई थे जो, वो राजा के लिए मुफ्त में रथ बना दिया करते थे। और बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। बुनकर भी राजा की मदद करते थे। और शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में, और वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। कर धन के अभाव में राजा न तो सेना रख सकता था और न वह काम करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, न ही सड़कें बनवा सकता था। कर वसूल करने वाले अधिकारी गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करते थे और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखते थे। और जब फसल तैयार हो जाती तो कर वसूल करने वाला अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इस प्रकार वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना महावीर स्वामी के संदर्भ में। फर्स्ट है, इनका जन्म
ईसा पूर्व 6वीं सदी में लुम्बिनी में हुआ। इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढते रहे। इन्होंने 23 तीर्थंकरों के उपदेश का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए गए। इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं। तो इसका एक कथन गलत है। इसका जन्म ईसा पूर्व 6वीं सदी में लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में नहीं हुआ इसका, लुम्बिनी में तो बुद्ध का हुआ था। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6वीं सदी में वैशाली नगर में हुआ था। अतः कथन ए गलत है। घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 23 तीर्थंकरों के विचार के साथ जो विचार उन्होंने जोड़े यह जैन धर्म कहलाया। 23 तीर्थंकरों के विचार के साथ में जो भी विचार उन्होंने जोड़े थे वही जैन धर्म कहलाया था। और महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। महावीर ने कहा था इससे अच्छा था कि सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। और महावीर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। इन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए क्योंकि इस काल में संस्कृत का उपयोग केवल उच्च जातियों के लोग ही करते थे। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग है वे उच्च जाति के लोग ही जानते थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? व्याख्या देखिए। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ था और वे कपिलवस्तु के पास के लुम्बिनी वन, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में पैदा हुए थे। और बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्षों तक घूमते रहे। कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है कि सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। और बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञोनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया। बुद्ध ने पशुओं की हत्या को भी वर्जित ठहराया था और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। बुद्ध वैश्विक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने विरोध किया था और वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया था क्योंकि ऊंचे वर्ण वाले निम्न वर्ण वालों शूद्रों तथा दूसरों के दुर्व्यवहार करते थे। जो ऊंचे वर्ण वाले थे वे नीचों वालों का दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए उसने इसका भी विरोध किया था। आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।